We have started to discuss Lennard-Wishart potential in the previous lecture, and as I have told you that this lecture is divided into two parts, and we have seen the first part of this lecture. And today we are going to see the second part, that is the concluding part of the lecture on Lennard-Wishart potential. As I have told you that Lennard-Wishart potentials are simply the scalar and vector potentials phi and A produced by a point charge in motion. इसका मतलब कि अगर कोई पॉइंट चार्ज है और वह मोशन में है तो उसके द्वारा प्रोड्यूस जो स्केलर और वेक्टर पोटेंशियल फाई और ए होता है दैट इज कॉल्ड लिनार्ड-विचर्ट पोटेंशियल। इसलिए इस पोटेंशियल का एक्चुअली यूज हम लोग करते हैं जब चार्ज मोशन में होगा तो उसके द्वारा प्रोड्यूस्ड इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड आउट करने में, फिर पावर कैलकुलेशन में। तो जो प्रीवियस लेक्चर हम लोगों का था एक्चुअली उसमें हम लोगों ने कुछ इम्पॉर्टेंट रिजल्ट फाइंड आउट किया था। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने देखा था कि डिराक डेल्टा फंक्शन का यूज होता है हमारे कैलकुलेशन में, और हमने कुछ इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी डिराक डेल्टा फंक्शन का मेंशन किया था। अब इस कंक्लूडिंग लेक्चर में भी आप देखेंगे कि एक्चुअली पर्टिकुलर रूप से दो प्रॉपर्टी डिराक डेल्टा फंक्शन का हम लोग यूज करेंगे। इसलिए हमने आज के लेक्चर में केवल उसी दो प्रॉपर्टी को यहाँ फिर से मेंशन कर दिया है। अब देखिए जो पहला प्रॉपर्टी है कि द इंटीग्रल ऑफ दिस डिराक डेल्टा फंक्शन डेल्टा ऑफ एक्स फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी दैट्स इक्वल टू 1 बट इट इज़ 1 फॉर एक्स इक्वल टू 0। अब देखेंगे कि इस प्रॉपर्टी का आगे हम लोग यूज़ करेंगे। फिर जो दूसरा इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी था कि अगर आप किसी कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल फंक्शन एफ ऑफ एक्स से डिराक डेल्टा फंक्शन डेल्टा एक्स माइनस एक्स नॉट को मल्टीप्लाई करते हैं और उसको होल स्पेस के लिए इंटीग्रेट करते हैं तो हमारा जो रिजल्ट है वह हो जाता है एफ ऑफ एक्स नॉट। दिस प्रॉपर्टी विल बी आल्सो यूज्ड इन आवर कैलकुलेशन, यू विल सी लेटर ऑन। साथ ही साथ जो फाइनल रिजल्ट पहले लेक्चर का था इसके रिगार्डिंग, उसमें हम लोगों ने इनफैक्ट स्केलर पोटेंशियल फाई और वेक्टर पोटेंशियल ए के लिए एक्सप्रेशन फाइंड आउट किया था इन टर्म्स ऑफ दिस डिराक डेल्टा फंक्शन, एंड यू हैव सीन दैट एक्चुअली फाई ऑफ आर टी वी हैव ऑब्टेन्ड इज q over 4 pi epsilon naught integral from minus infinity to plus infinity delta of t minus t plus r by c over r which is a function of small r and r prime dt prime। और इसी तरह से a के लिए एक्सप्रेशन था म्यू नॉट q डिवाइडेड बाय 4 पाई इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी v ऑफ t प्राइम, यहाँ भी वेलोसिटी है हमारे चार्ज का, एंड दैट डिराक डेल्टा फंक्शन डेल्टा ऑफ टी माइनस टी प्लस आर बाय सी ओवर आर डी टी प्राइम। तो ये हमारा फाइनल रिजल्ट था प्रीवियस लेक्चर का। एक्चुअली अब इसमें जो इंटीग्रेशन है, इस इंटीग्रेशन का इवेल्युएशन कैसे करेंगे अब हम लोग इस बात को सीखने जा रहे हैं। आप उसके लिए देखिए कि यहाँ हमने इस फिगर में दिखाया है, फिर पहला वाला ही फिगर है जो आप फर्स्ट लेक्चर में भी देखे हैं कि कोई एक आर्बिट्रेरी ओरिजिन ओ है, उसके रिस्पेक्ट में जो फील्ड पॉइंट है जहां आप पोटेंशियल को जानना चाहते हैं दैट इज कॉल्ड फील्ड पॉइंट, उसका पोजीशन वेक्टर आपने आर लिया है विथ रिस्पेक्ट टू दिस आर्बिट्रेरी ओरिजिन, और जो हमारा सोर्स है दैट इज मूविंग चार्ज क्यू जो कि पॉइंट चार्ज है, और आप यहाँ पर इस पाथ को देखिए, दिस इज एन आर्बिट्रेरी पाथ अलोंग विच आवर चार्ज इज इन मोशन। इस किसी टाइम पर इस सोर्स का जो पोजीशन वेक्टर है उसी आर्बिट्रेरी ओरिजिन ओ के रेस्पेक्ट में उसे हमने फिगर में दिखाया है आर प्राइम। और आप बाद में देखेंगे ज़रूरत पड़ेगा, सपोज कीजिए कि एक छोटा सा टाइम इंटरवल है डी टी प्राइम, उस डी टी प्राइम में हमारा यह चार्ज इस पॉइंट से, जिसको मान लो कि यह ओ प्राइम है, यहाँ से डिस्प्लेस होकर के सपोज कीजिए कि यह कोई पॉइंट पी है जहाँ पर यह आता है इन टाइम डी टी प्राइम। तो ये जो ओ
डी टी प्राइम चूँकि बहुत ही छोटा है इसीलिए ओ प्राइम पी ऑलमोस्ट एक स्ट्रेट लाइन होगा, सो आप इसको चार्ज का डिस्प्लेसमेंट कह सकते हैं एंड दैट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज भी डी टी प्राइम। अब अगर पी पॉइंट के रेस्पेक्ट में हम फील्ड पॉइंट का पोजीशन वेक्टर डिफाइन करें तो आप पहले इस बात को देखिए, आप कई बार यह देख चुके हैं कि फील्ड पॉइंट का पोजीशन वेक्टर हमारे सोर्स पॉइंट क्यू के रेस्पेक्ट में कैपिटल आर है जो आर माइनस आर प्राइम है, या आप जानते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन से। अब ओ प्राइम पॉइंट से यह पी पॉइंट काफ़ी क्लोज है और इसीलिए हमने कहा था कि आप इस ओ प्राइम पी को ऑलमोस्ट एक स्ट्रेट लाइन मानिए। तो ऐसी स्थिति में पी के रेस्पेक्ट में फील्ड पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर होगा वह आर से स्लाइटली डिफरेंट होगा। इसीलिए हमने इस पी के रेस्पेक्ट में फील्ड पॉइंट के पोजीशन वेक्टर को क्या लिखा है, आर प्लस डी आर। इट मीन्स दिस डी आर इज ए स्लाइट चेंज एंड इनफाइनाइटसाइमल चेंज इन द पोजीशन वेक्टर आर। तो इस फिगर के ज्योमेट्री को आप समझ गए। अब इनफैक्ट हमने अभी आपसे कहा था कि जो फाई और ए आपने जस्ट डिफाइन किया उस रिजल्ट में जो इंटीग्रल है अगर आप उसे इवेलुएट करना चाहते हैं तो उसके लिए एक मैथमेटिकल टेक्निक फॉलो करना होगा। हम एक नया फिक्स टाइम कंसीडर करते हैं t1 टी प्राइम के जगह पर और इस t1 को इस रूप में डिफाइन करते हैं कि t1 इज इक्वल टू टी प्राइम माइनस टी प्लस आर बाई सी। ठीक है, अब अगर आप इस t1 को t प्राइम के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दें क्या रिजल्ट आएगा, आप देखिए dt1 बाई डी टी प्राइम इक्वल टू, अब t प्राइम डिफ्रेंशिएटेड होगा t प्राइम के रेस्पेक्ट में, दैट विल बी 1 एंड ये जो t है यह फिक्स्ड है और इसीलिए dt बाई डी टी प्राइम दैट विल बी 0 एंड यहाँ पर r बदल रहा है क्योंकि सोर्स जो चार्ज q है वो अपना पोजीशन बदलता है। तो आपको पिछले क्लास में भी कहा था कि जो कैपिटल R है दैट विल चेंज। आप देख रहे हैं कि R बदल करके जैसे यहाँ पर ही R प्लस डी आर हो गया। इसलिए ऐसी स्थिति में 1/c ये तो कांस्टेंट फैक्टर है, R डिफ्रेंशिएटेड होगा दैट विल बी डी आर बाई डी टी प्राइम। सो dt1 बाई डी टी प्राइम दिस इज इक्वल टू 1 प्लस 1/c डी आर बाई डी टी प्राइम। ठीक है, अब आप देखिए नाउ अब ये चूंकि एक रिजल्ट तक हमें पहुंचना है तो कुछ मैथमेटिकल स्टेप्स होगा, इस बात को इस स्टेप्स को ध्यान रखना होगा। देखिए किसी भी वेक्टर का अगर स्केलर प्रोडक्ट उसी वेक्टर के साथ लिया जाए, स्विंग के साथ लिया जाए, देन यू गेट द स्क्वायर ऑफ दैट वेक्टर। सो दिस कैपिटल R स्क्वायर मे बी रिटन एज मे बी इक्वल टू R डॉट R। अब आप इसको फिर t प्राइम के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दीजिए तो R स्क्वायर पहले R के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएटेड होगा एंड दैट विल बी 2R एंड देन R will be differentiated with respect to t prime. So this will be 2R dr by dt prime. अब यहाँ दो फंक्शन का प्रोडक्ट है R एंड R, तो U इंटू V के रूल को फॉलो करिए, R डॉट dr by dt प्राइम प्लस dr by dt प्राइम डॉट R। लेकिन आप जानते हैं कि जो स्केलर प्रोडक्ट है वह कम्यूटेटिव होता है। आपने पढ़ा होगा लोअर क्लासेज में कि A डॉट B इज इक्वल टू बी डॉट ए। ऑर्डर बदलने से स्केलर प्रोडक्ट नहीं बदलता है, इसलिए ये जो डी आर बाई डी टी डॉट आर है दैट मे बी रिटन एज आर डॉट डी आर बाई डी टी प्राइम। ठीक है, इसलिए आप इसको लिख सकते हैं 2R डॉट डी आर बाई डी टी प्राइम। अब ये 2 LHS का और ये 2 RHS का कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और तब आप dr बाई डी टी प्राइम को क्या लिख सकते हैं, इस LHS में जो r है उससे डिवाइड कर दीजिए, दैट विल बी r ओवर वेक्टर r ओवर r डॉट dr बाई डी टी प्राइम। अब जैसा कि अभी आपने इस फिगर को देखा था, इस फिगर के ज्योमेट्री को देखिए कि यहाँ हमने कहा कि यह जो O प्राइम P है दिस इज ऑलमोस्ट ए स्ट्रेट लाइन।
अब मान लीजिए फील्ड पॉइंट को हमने एफ कह दिया, तो आप ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन से क्या जानते हैं कि ओ प्राइम पी प्लस पी एफ दैट विल बी इक्वल टू आर. सो आर मे बी रिटन एज आर इक्वल टू वी डी टी प्राइम प्लस आर डी आर. इज इट ओके? बिल्कुल ही सिंपल सी बात है, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन आप जानते हैं. इसलिए आप देखिए हमने लिखा यहाँ पर कि आर इज इक्वल टू आर प्लस डी आर प्लस वी डी टी प्राइम. अब ये एल एच एस का आर और आर एच एस का आर कैंसिल हो जाएगा. सो एल एच एस में 0 बच गया. 0 इक्वल टू डी आर प्लस वी डी टी प्राइम. And therefore you can write dr equal to minus v dt prime. Yes, and therefore dr by dt prime बराबर क्या हो जाएगा? माइनस भी. अब देखिए, अब इनफैक्ट इसी रिजल्ट का यूज करना होगा. जैसे हमने यहाँ लिखा है इक्वेशन 4 का यूज करेंगे इक्वेशन नंबर 3 में. ध्यान से देखिए, आपका इक्वेशन नंबर 4 यह है जहां आपने फाइंड आउट किया डी आर बाई डी टी प्राइम इक्वल टू माइनस भी. इसको इस इक्वेशन नंबर 3 में हमें यूज करना है. और इक्वेशन 3 में आप देखिए द टर्म प्रेजेंट है डी आर बाई डी टी प्राइम. तो इस डी आर बाई डी टी प्राइम के जगह पर क्या लिख देंगे? माइनस भी. सो डी आर बाई डी टी डी आर बाई डी टी जो एल एच एस में है दैट विल बी इक्वल टू माइनस भी डॉट आर बाई आर. ठीक है. अब डी आर बाई डी टी आपने फाइंड आउट कर लिया इस इक्वेशन 5 में. और आप ध्यान से देखिए कि हम लोगों ने जो इक्वेशन नंबर 2 लिखा था, दिस इक्वेशन 2, जिसमें है डी टी 1 बाई डी टी प्राइम इक्वल टू 1 प्लस 1 ओवर सी डी आर बाई डी टी प्राइम. और आपने अभी डी आर बाई डी टी प्राइम ही इवेल्युएट किया है. अब इस डी आर बाई डी टी प्राइम का वैल्यू जो हमने फाइंड आउट किया उसे इसी इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे. तो क्या होगा आप देख सकते हैं. योर रिजल्ट विल बी दिस डी टी 1 बाई डी टी प्राइम दिस इज इक्वल टू 1 प्लस था और लेकिन डी आर बाई डी टी प्राइम का मान आ गया माइनस भी डॉट आर वेक्टर आर बाई आर. तो यहाँ और डिवाइडेड बाय था सी, इसलिए यह हो जाएगा 1 माइनस भी ओवर सी आर डॉट आर बाय आर. अब आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं. आर अगर एलसीएम ले लें, सी को नहीं ले रहे हैं एलसीएम, तो दिस विल बी आर माइनस भी डॉट आर बाय सी ओवर आर. और इससे अब अगर हम डी टी प्राइम को फाइंड आउट करें तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए. दैट विल बी आर डी टी 1 डिवाइडेड बाय आर माइनस भी बाय सी डॉट आर. नहीं, तो डी टी प्राइम के लिए एक्सप्रेशन आ गया इस इक्वेशन नंबर 6 में. अब क्या करना है कि इस इक्वेशन में हम लोग इक्वेशन 1 का यूज करेंगे. इक्वेशन 1 का यूज करेंगे और साथ साथ नहीं, इक्वेशन 6 और इक्वेशन 1 इस दोनों का यूज करना है इक्वेशन ए में. इक्वेशन ए क्या है? जहां आपने स्केलर और वेक्टर पोटेंशियल को डिफाइन करके रखा है. आप देखिए यहाँ पर जो हम लोगों ने पिछले क्लास में ही डिराइव किया था. इसमें ध्यान दीजिए, डी टी प्राइम का आपने वैल्यू अभी फाइंड आउट किया है और इक्वेशन ए में जो 2 इक्वेशंस है दोनों में यह डी टी प्राइम प्रेजेंट है. हम उस डी टी प्राइम को वहाँ से ही रिप्लेस करेंगे. तो ऐसा करने के बाद आपको क्या मिलता है, ज़रा ध्यान से देखिए इस बात को. देखिए, तो फाई ऑफ आर टी दिस विल बी इक्वल टू क्यू ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट. और जहाँ था डी टी प्राइम अब उसके जगह पर हम लोग क्या लिख रहे हैं, तो डी टी 1 डिवाइडेड बाय आर माइनस भी डॉट आर बाय सी. वहाँ था आर, फिर से ज़रा एक बार देखिए,
इनफैक्ट जो हमारा इक्वेशन 1 है, T1 के जगह पर इतना के बराबर है, तो T प्राइम माइनस T प्लस R बाय C इसके जगह पर T1 लिखना है। और साथ ही साथ आप देखिए कि हम लोगों ने जो अभी रिजल्ट फाइंड आउट किया था dt प्राइम, ये dt प्राइम क्या था, R dt1 डिवाइडेड बाय R माइनस V बाय C डॉट R, नहीं इतना। तो इसी का यूज कर रहे हैं एक्चुअली यहाँ पर, और यह यूज करने के बाद आपको ये रिजल्ट आ रहा है Q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रल फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी डेल्टा T1 T माइनस T प्राइम माइनस T प्लस R बाय C के जगह पर T1 लिख दिया एंड dt1 बाय दिस मच। ठीक उसी तरह से ए वाले एक्सप्रेशन में भी हम उस dt प्राइम को रिप्लेस करेंगे dt1 के टर्म में, तो रिजल्ट हो जाएगा म्यू नॉट q डिवाइडेड बाय 4 पाई, म्यू नॉट q डिवाइडेड बाय 4 पाई इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी v ऑफ t प्राइम डेल्टा T1 dt1 बाय दिस मच R माइनस V डॉट R डिवाइडेड बाय C। अब इनफैक्ट इसी जगह पर हम लोग डेल्टा फंक्शन के प्रॉपर्टी को यूज करने जा रहे हैं जो दो हमने शुरू में ही मेंशन किया। आपने पहला प्रॉपर्टी देखा था कि इंटीग्रल ऑफ डेल्टा x dx फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी 1 होता है जब x बराबर 0 होता है। यहाँ पर क्या है, जहाँ x बोलते थे प्रॉपर्टी में उसके जगह पर T1 लिखा हुआ है, ध्यान से देखिए T1, तो ये भी 1 होगा, लेकिन तब 1 होगा जब T1 का मान 0 होगा। इसलिए यहाँ पर ध्यान दीजिए एक बात, यहाँ इंटीग्रेशन डेल्टा फंक्शन का हो रहा है R माइनस V डॉट R बाय C, जो इक्वेशन 7 के डिनोमिनेटर में है वो उसके लिए इंटीग्रेशन नहीं है, वो कांस्टेंट फैक्टर ट्रीट होगा। यहाँ इंटीग्रेशन हो रहा है केवल इस डेल्टा फंक्शन का, और डेल्टा फंक्शन के प्रॉपर्टी के हिसाब से अगर T1 0 है तो उस कंडीशन में यह जो इंटीग्रल है दैट विल बी इक्वल टू 1। और साथ ही साथ आपने दूसरा प्रॉपर्टी पढ़ा था, इंटीग्रल फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी f ऑफ x डेल्टा x माइनस x नॉट dx इक्वल टू f ऑफ x नॉट पढ़े थे। अब यहाँ देखिए कि x के जगह पर तो T1 है, ठीक है, सॉरी x के जगह पर T प्राइम है, और यहाँ जो आपने लिखा है नो सॉरी यहाँ T1 होना चाहिए, T प्राइम नहीं होगा। आप ध्यान से देखिए, यहाँ लिखेंगे T1, यस। तो जहाँ हम लोग लिखते थे x माइनस एक्स नॉट, वहाँ पर x के जगह पर तो T1 है, इसका मतलब x नॉट के जगह पर 0 है। तो आप ऐसा समझिए कि यह इंटीग्रल तब हो जाता था f ऑफ x नॉट के बराबर, x नॉट के जगह पर अभी जो है वह 0 के बराबर है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में यह हो जाएगा v ऑफ 0, और नॉर्मली हम उसको केवल v लिखेंगे और अलग से लिख देंगे कि एट T1 इक्वल टू 0। तो कहने का मतलब ये है कि हमारा जो 7 इक्वेशन का जो पहला इक्वेशन है उसमें डेल्टा फंक्शन का इंटीग्रल 1 हो जाएगा, और दूसरे वाले में इस डेल्टा फंक्शन का इंटीग्रल जब इसको हम dt प्राइम से मल्टीप्लाई करके लिख रहे हैं तो उस स्थिति में ये जो इंटीग्रल है यह इंटीग्रल कितना के बराबर हो रहा है, v के बराबर, जबकि T1 बराबर 0 है, ठीक है, T1 बराबर 0 है तब, ठीक है। तो अब आप देखिए, और यहाँ भी तब ठीक है। यह अब ये वैल्यू हम लोग इसमें पुट कर देंगे, वैल्यू को पुट करिए
तो देखिए इसको आप देख रहे हैं कि फाई ऑफ आर टी इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन, और इंटीग्रल के जगह पर अब आ गया 1 एंड डिवाइडेड बाय आर माइनस भी डॉट आर बाय सी, लेकिन कब? व्हेन t1 इज इक्वल टू 0। एंड सिमिलरली आपने अभी देखा है डेल्टा फंक्शन के प्रॉपर्टी से कि जो सेकंड इक्वेशन में इंटीग्रल था वह तो भी हो गया, लेकिन भी तब हुआ जब t1 का वैल्यू 0 है। इसलिए फाई ऑफ आर टी एंड ए ऑफ आर टी ये दोनों मालूम हो गया, इंटीग्रल का मान डेल्टा फंक्शन के प्रॉपर्टी को यूज करके आपने लिख दिया। ठीक है, अब देखिए रिजल्ट 8 उस समय वैलिड है जब आप t1 के वैल्यू को 0 लेते हैं। लेकिन आप याद करिए कि t1 हम लोगों ने माना किसको था? आज के लेक्चर का शुरुआत ही यहाँ से हुआ है कि t1 हमने सपोज किया था एक फिक्स टाइम जो इक्वल है t प्राइम माइनस टी प्लस आर बाई सी के। ठीक है, लेकिन आपने कंसिडर किया t1 इक्वल टू 0। तो जब t1 बराबर 0 मानेंगे इसका अर्थ होगा कि t प्राइम माइनस टी प्लस आर बाई सी को 0 मानेंगे। सो दिस विल बी इक्वल टू 0 एज यू कैन सी हियर। और अगर t प्राइम माइनस टी प्लस आर बाई सी 0 है, इसका मतलब t प्राइम किसके बराबर है? t माइनस आर बाई सी। और t माइनस आर बाई सी आपने शुरू में ही रिटार्डेड पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि ये वास्तव में कहलाता है रिटार्डेड टाइम, क्योंकि t टाइम पर, t हमारा ऑब्जर्वेशन का टाइम है, t टाइम पर हम पोटेंशियल या फील्ड को पता करते हैं, लेकिन उसको पैदा करने वाला जो सोर्स है रो और जे, उसके वैल्यू को हम t माइनस आर बाय सी टाइम पर एस्यूम करते हैं, इसलिए इस टाइम को रिटार्डेड टाइम कहते हैं। ठीक है, अब जब t प्राइम t माइनस आर बाय सी रिटार्डेड टाइम के बराबर हो गया, तो ऐसी स्थिति में इक्वेशन नंबर 8 को अब क्या लिख सकते हैं? आप जरा ध्यान से देखिए। नाउ दिस इक्वेशन मे बी रिटन लाइक दिस। सिर्फ क्या किया, यहाँ पर आप कंपैरिजन करके देखिए, सारा चीज़ जो इक्वेशन 8 में है ज्यों का त्यों ही आगे के इक्वेशन में लिखेंगे, लेकिन यहाँ पर अब एक सबस्क्रिप्ट यूज कर देंगे रिटार्डेड। सो फाई ऑफ आर टी दिस विल बी इक्वल टू क्यू ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 बाय आर माइनस वी डॉट आर बाय सी रिटार्डेड, आर ई टी इज फॉर रिटार्डेड। और उसी तरह से ए ऑफ आर टी का एक्सप्रेशन लिखेंगे म्यू नॉट क्यू बाय 4 पाई एंड दैट विल बी वी ओवर आर माइनस वी डॉट आर बाय सी रिटार्डेड। ठीक है, एक्चुअली आप देख रहे हैं कि इक्वेशन 9 में जो पोटेंशियल्स डिफाइन किया हुआ है फाई और ए, बोथ ऑफ दीज पोटेंशियल्स आर वेलोसिटी डिपेंडेंट। देखिए इक्वेशन 9 में जो पहला इक्वेशन है फाई के लिए, वहाँ भी है, वेलोसिटी है, और ए के लिए जो इक्वेशन है उसमें भी है। सो दीज टू पोटेंशियल्स आर वेलोसिटी डिपेंडेंट। और एक्चुअली इसी दोनों वेलोसिटी डिपेंडेंट पोटेंशियल को हम लोग क्या कहते हैं? तो दीज आर कॉल्ड लिनार्ड विचर्ड पोटेंशियल्स। इसी दोनों को लिनार्ड विचर्ड पोटेंशियल बोलेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि आपको यह क्लियर हो गया होगा। तो ये एक्सप्रेशन है लिनार्ड विचर्ड पोटेंशियल के लिए। एक्चुअली अब हम इस लिनार्ड विचर्ड पोटेंशियल को कुछ दूसरे पैरामीटर के टर्म में व्यक्त करने जा रहे हैं। एक्चुअली उसका यूज है, जब आगे हम लोग इसके एप्लीकेशन को पढ़ेंगे तो दो तरह के मोशन की बात करेंगे। एक रिलेटिविस्टिक मोशन, आप जानते हैं रिलेटिविस्टिक मोशन का मतलब क्या होता है? जब हमारा चार्ज बहुत ही हाई स्पीड से मोशन करेगा, ऑलमोस्ट लाइट के स्पीड के कंपैरेबल उसका स्पीड होगा या वेलोसिटी होगा, तब हम मोशन को बोलेंगे रिलेटिविस्टिक। ये लिनार्ड विचर्ड पोटेंशियल के यूज से फील्ड कैलकुलेशन उस समय भी पॉसिबल है जब चार्ज का मोशन रिलेटिविस्टिक होगा। यद्यपि हम लोग क्लासिकल इलेक्ट्रोडायनेमिक्स की बात कर रहे हैं, लेकिन यही यूजफुलनेस है इस लिनार्ड विचर्ड पोटेंशियल का कि ये रिलेटिविटी के इन्वेंशन के पहले यह कॉन्सेप्ट आया था। लेकिन इसकी खूबसूरती ये है कि जब रिलेटिविटी डेवलप हुआ तो रिलेटिविस्टिक के सिचुएशन को भी इस पोटेंशियल से
बिल्कुल ही करेक्टली डील किया गया। सो दिस इज ए वेरी रिमार्केबल फैक्ट रिगार्डिंग दिस पोटेंशियल। बात को समझ रहे हैं ना? है या क्लासिकल इलेक्ट्रोडायनामिक्स, क्लासिकली यह थियोरी डेवलप हुआ है और यह थियोरी आया भी था रिलेटिविटी जो 1905 में आया उसके पहले, लेकिन इसका खूबसूरती ये है कि यह रिलेटिविस्टिक सिचुएशन को भी डिस्कस करता है। और फिर जब आप बात करेंगे कि वेलोसिटी हमारे चार्ज का बहुत कम है लाइट के स्पीड के तुलना में, कहने का मतलब मोशन चार्ज का नॉन रिलेटिविस्टिक है, तब भी यह कॉन्सेप्ट यूटिलाइज होगा। तो उस दोनों सिचुएशन में अब इस लिनार्ड विचर्ड पोटेंशियल को कैसे व्यक्त करेंगे, इनफैक्ट अब उसी को हम लोग कुछ दूसरे पैरामीटर के टर्म में अब व्यक्त करने जा रहे हैं। लिनार्ड विचर्ड पोटेंशियल का एक्सप्रेशन इक्वेशन 9 में ऑलरेडी आ गया, लेकिन अब बात करते हैं। उसके लिए आप देखिए एक पैरामीटर इंट्रोड्यूस करते हैं बीटा, एंड दिस बीटा इज डिफाइंड बाय v बाय सी। अक्सर रिलेटिविटी के थियोरी में v बाय सी को बीटा से लिखते हैं। और जब आप वेक्टर कैपिटल R को उसके मॉडुलस R से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलता है? किसी भी वेक्टर को उसके मॉड से डिवाइड करो तो उस वेक्टर के डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर मिलता है। तो निश्चित रूप से वेक्टर R ओवर मॉडुलस ऑफ वेक्टर R दैट विल बी ए यूनिट वेक्टर, एंड लेट अस सपोज दैट इज n हैट। मान लिया उसको कि वो n हैट है। तो ये जो n हैट है यह वास्तव में है क्या? तो वेक्टर R के डायरेक्शन का एक यूनिट वेक्टर है। तो जहाँ भी हमारे कैलकुलेशन में आएगा R वेक्टर R बाय R, उसके जगह पर हम n हैट लिख सकते हैं और v ओवर c के जगह पर बीटा लिख सकते हैं। तो इस नए पैरामीटर या नए सिंबल के टर्म में अगर इस इक्वेशन 9 को अब आप लिखना चाहेंगे तो कैसे लिखेंगे, वही हमारा एम है। लेकिन हम उसके लिए क्या कर रहे हैं कि हमारे इक्वेशन के डिनोमिनेटर में ये जो फैक्टर है r माइनस v डॉट आर बाय सी, पहले इस दोनों पैरामीटर के टर्म में हम इसको एक्सप्रेस करना चाहते हैं। तो ध्यान से देखिए, r माइनस v डॉट आर डिवाइडेड बाय सी, हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं? r एट इज है माइनस v डॉट, अब वेक्टर r दिस विल बी n हैट इंटू r, आप जानते हैं। सो r वेक्टर के जगह पर n हैट इंटू r लिख दिया। अब r एंड r दोनों टर्म में है, इसको आप एक कॉमन रूप में ले लीजिए और बच जाएगा आपको 1 माइनस v डॉट n हैट डिवाइडेड बाय c। लेकिन v बाय c को तो आप बीटा माने हैं, इसलिए इसको क्या लिख सकते हैं? r टाइम्स 1 माइनस बीटा डॉट n हैट। अब 1 माइनस बीटा डॉट n हैट को आप सपोज कर लीजिए कि दिस इज जस्ट ए नंबर, 1 इज ए नंबर, सो बीटा डॉट n हैट इज ऑल्सो ए नंबर। तो एक नंबर मान लिया, 1 माइनस बीटा डॉट n हैट को k मान लिया, तो r माइनस v डॉट r ओवर c दिस विल बी इक्वल टू k इंटू r, के सपोज कर लिया है। तो अब आप देखिए, अब इस टर्म में अगर हम लोग एक्सप्रेस करना चाहें इसी लिनार्ड विचर्ड पोटेंशियल को जो कि इक्वेशन 9 में डिफाइंड है, तो आप अब इजीली डिफाइन कर सकते हैं। r माइनस v डॉट r ओवर c, इसी का वैल्यू अभी हम लोगों ने फाइंड आउट किया k इंटू r के बराबर। तो दोनों इक्वेशन में क्या करेंगे, इसके जगह पर k इंटू r रख देंगे। ठीक है, देखिए, तो पहला इक्वेशन जो फाई के लिए है, फाई ऑफ आर टी दिस इज इक्वल टू q ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 ओवर के आर रिटार्डेड। ठीक है, एंड ए वाले एक्सप्रेशन में आप जरा ध्यान से देखिए, ए के एक्सप्रेशन में न्यूमरेटर में है यहाँ पर v, ध्यान से देखो, एंड आपने माना है कि बीटा इक्वल टू v बाय सी। तो बोलिए यहाँ से कि v बराबर क्या होगा? दिस विल बी c इंटू बीटा, c इंटू बीटा। सो इसके जगह पर v के जगह पर लिख दिया c बीटा, और डिनोमिनेटर में तो वही फैक्टर है, इसीलिए उसको लिख दिया के आर। सो इन टर्म्स ऑफ दीज टू पैरामीटर्स k एंड बीटा, नाउ the Linear Witchard potentials phi and a
कैन बी रिटन एज इन डिफाइंड इन इक्वेशन 10। हम उम्मीद करते हैं कि ये कैलकुलेशन आपको बिल्कुल ही समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई कठिनाई है तो जिस समय आप लाइव होंगे आप इसको पूछ सकते हैं कि कोई प्रॉब्लम, जहाँ कहीं भी प्रॉब्लम हो आप डेफिनेटली पूछिए उसको, ठीक है। तो जैसा हमने पहले ही कहा था कि जो हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट लिखते हैं वो एक्चुअली रिटार्डेड के लिए है, क्योंकि हम लोग जो कैलकुलेशन कर रहे हैं उस क्वांटिटी का जो उस ब्रैकेट के भीतर है वो रिटार्डेड टाइम टी प्राइम पर, जो कि टी माइनस आर बाय सी के बराबर होता है। अब ये जो रिजल्ट आपने फाइंड आउट किया लिनार्ड विचर्ड पोटेंशियल के लिए, फाइनली इक्वेशन 10 में अथवा 9 में, ये जनरल रिजल्ट है। दिस रिजल्ट कैन बी यूटिलाइज्ड इवन व्हेन द मोशन इज रिलेटिविस्टिक, व्हेन v इज वेरी क्लोज टू c, तब आप इस रिजल्ट का उपयोग कर सकते हैं। लेकिन जैसा हमने आपसे कहा कि जब एप्लीकेशन पार्ट पढ़ेंगे तो आप यह भी देखेंगे कि हम नॉन रिलेटिविस्टिक मोशन की ही बात करेंगे, चूँकि तो क्लासिकल फिजिक्स है यहाँ, तो वही सिचुएशन ज़्यादा होगा। तो उस कंडीशन में हमारा जो लिनार्ड विचर्ड पोटेंशियल होगा, जब मोशन पर्टिकुलर रूप से नॉन रिलेटिविस्टिक है, इट मीन्स द चार्ज पॉइंट चार्ज इज मूविंग विथ ए वेरी स्मॉल वेलोसिटी विथ इन कंपैरिजन टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट। मतलब जब आप स्लोली मूविंग चार्ज की बात करेंगे तब लिनार्ड विचर्ड पोटेंशियल के लिए क्या एक्सप्रेशन होगा, अब हम उसको फाइंड आउट करने जा रहे हैं। तो ध्यान से देखिए, फॉर नॉन रिलेटिविस्टिक मोशन, नॉन रिलेटिविस्टिक मोशन मीनिंग आप जानते हैं, इसका अर्थ होता है कि v इज मच स्मॉलर देन c, and if v is much smaller than c, then what will be v over c? This will be much smaller than 1. और 1 से जो संख्या बहुत छोटा है वह 0 के करीब है। इसलिए इस मैथमेटिकल कंडीशन को जब आप कहते हैं v by c is much smaller than 1, उसी को आप ऐसे भी तो कह सकते हैं ना कि v by c tends to 0, दोनों एक ही बात है। और v बाय सी 0 को टेंड करता है, और v बाय सी को तो आपने माना है बीटा, इट मीन्स बीटा 0 को टेंड कर रहा है, नहीं। और बीटा अगर 0 को टेंड कर रहा है तो आप देखिए जरा ध्यान से कि k किधर टेंड करेगा। आप गौर करिए, k हम लोगों ने किसे माना था, आप यहाँ पर देखिए, k माना था 1 माइनस बीटा डॉट एन, और आपने अभी क्या देखा कि बीटा टेंड कर रहा है 0 को इन केस ऑफ नॉन रिलेटिविस्टिक मोशन। तो जब बीटा 0 हो जाएगा इस एक्सप्रेशन में तो हमारा k तो 1 हो जाएगा, k विल बी इक्वल टू 1। सो व्हेन वी कंसिडर दैट द मोशन ऑफ आवर मूविंग चार्ज इज नॉन रिलेटिविस्टिक, देन बीटा विल टेंड टू 0 एंड k विल टेंड टू 1। तो अब अगर हम लोग यह कंडीशन इम्पोज कर दें अपने रिजल्ट में, जो रिजल्ट आपने ऑलरेडी यहाँ फाइंड आउट किया हुआ इक्वेशन 10 में, तब यही एक्सप्रेशन हो जाएगा लिनार्ड विचर्ड पोटेंशियल इन केस ऑफ नॉन रिलेटिविस्टिक मोशन। तब नॉन रिलेटिविस्टिक मोशन का केस हो जाएगा। तो अब आप जरा ध्यान से देखिए, जो हमारा एक्सप्रेशन है लिनार्ड विचर्ड पोटेंशियल का, फिर हम आपको इसको दिखा रहे हैं। यहाँ है फाई ऑफ आर टी इक्वल टू क्यू ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 बाय के इंटू आर। लेकिन अभी आपने देखा कि नॉन रिलेटिविस्टिक मोशन के केस में k 1 हो जाएगा, तो k अगर 1 हो गया तो सिर्फ क्या बचेगा, 1 बाय आर। हाँ, अब इस रिजल्ट में कभी तुम मत सोचना कि बीटा 0 को टेंड कर रहा था, बीटा को 0 कर देंगे, ऐसा नहीं। यहाँ पर आप c इंटू बीटा को भी समझिए, जो अभी हमने लिखा भी है, और k का वैल्यू 1 कर देंगे। c इंटू बीटा को क्या समझना है, भी, क्योंकि भी 0 नहीं है, इसको 0 कर देंगे तो इसका मतलब चार्ज मोशन में है ही नहीं, टेंड कर रहा है, बहुत छोटा है, इसलिए c बीटा के जगह पर भी लिखना होगा और k के वैल्यू को 1 ले लेना होगा। तो देखिए यहाँ पर क्या हो गया। तो ऐसी स्थिति में जब हम लोग इस रिजल्ट को लिखेंगे तो 1 बाय आर केवल बच गया। अब Q जो हमारा चार्ज है, इस चार्ज को अब आप क्या लिख सकते हैं,
आप जानते हैं कि जो डी क्यू होता है एलिमेंट्री चार्ज, दैट इज चार्ज डेंसिटी इनटू वॉल्यूम एलिमेंट। तो अगर क्यू जानना है तो डी क्यू का इंटीग्रल लेना होगा, वॉल्यूम इंटीग्रल। तो क्यू के जगह पर लिख दिया इंटीग्रल रो ऑफ आर प्राइम टी प्राइम डी भी। आप यहाँ पर लिमिट भी दे सकते हैं कि यह भी प्राइम वॉल्यूम के लिए इंटीग्रेशन हो रहा है, ठीक है। और इसलिए फाइनली इसको लिखने का जस्ट तरीका है कि हम लोग फाई के एक्सप्रेशन को अब लिखेंगे 1/4πε0 इंटीग्रल ओवर वी प्राइम रो बाय आर रिटार्डेड डी वी प्राइम। देखिए रो ओवर आर को स्क्वायर ब्रैकेट के भीतर लिखा, सबस्क्रिप्ट में रिटार्डेड लिखा। ये रिटार्डेड लिखने का भी जरूरत नहीं है। अगर आप स्क्वायर ब्रैकेट में इसको लिखते हैं तो ये ऑलरेडी इंडिकेट करता है कि यह रिटार्डेड वैल्यू है। तो ये जो एक्सप्रेशन है ये तो हमारा बिल्कुल क्लासिकल फिजिक्स का एक्सप्रेशन है। आप याद कीजिए कि जो कूलम्स लॉ पढ़ते हैं वहाँ पोटेंशियल एक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण इसी तरह से डिफाइंड होता है। दिस इज जस्ट ए क्लासिकल रिजल्ट, ठीक है। और अगर आप सीधा लिख देते हैं Q बाय आर तो वो तो हमारा कूलम पोटेंशियल ही है, कूलम पोटेंशियल का फॉर्म होता है। अब ठीक इसी तरह से A ऑफ आर टी को आप डिफाइन करते हैं। तो जैसा अभी हमने आपसे कहा था कि यहाँ पर इसके एक्सप्रेशन में आता है C इंटू बीटा, लेकिन C बीटा इज इक्वल टू भी, C बीटा इज इक्वल टू भी। आप जानते हैं ऐसा मत करना कि अभी लिमिट में आया है कि बीटा टेंस टू 0 तो बीटा को 0 कर देंगे तो ए ही 0 हो जाएगा। बीटा 0 होने का मतलब आपने तो स्ट्रिक्टली भी को 0 मान लिया। भी 0 नहीं है, छोटा है लेकिन 0 नहीं है। इसलिए यहाँ ध्यान रखना है कि हम C बीटा के जगह पर भी लिख देंगे और K के जगह पर 1 लिख देंगे, तब A के लिए एक्सप्रेशन आएगा। ध्यान देना इस बात पर। तो इसलिए यहाँ देखिए A के लिए एक्सप्रेशन क्या हो गया, म्यू नॉट Q डिवाइडेड बाय 4 भी ओवर आर रिटार्डेड, भी ओवर आर रिटार्डेड। और भी इन Q इंटू भी हमने पिछले क्लास में ही प्रूव करके बताया था कि Q इंटू भी जो है एक्चुअली यह Q इंटू भी बराबर हो जाता है इंटीग्रल जे डी भी। ये पिछले क्लास को अगर आप याद करेंगे तो वहाँ पर यह ऑलरेडी प्रूव किया हुआ है। इसलिए Q इंटू भी के जगह पर इंटीग्रल ऑफ जे डी भी प्राइम लिखा जा सकता है, ठीक है। और फिर रिटार्डेड पोटेंशियल के को ऐसे ही व्यक्त कर सकते हैं। यहाँ भी आप लिमिट ले सकते हैं वॉल्यूम का, दिस इज भी प्राइम, दिस इज भी प्राइम। और ये जो एक्सप्रेशन है यह वास्तव में जो बायोट-सेबार्ट लॉ से हम लोग पोटेंशियल डिफाइन करते हैं उसी रूप में, दिस इज क्लासिकल रिजल्ट। तो ध्यान दीजिए ये जो लास्ट 2 रिजल्ट हमने लिखा यह उस समय उपयोग में आता है जब हमारा पॉइंट चार्ज मोशन करेगा स्लोली, दैट इज नॉन रिलेटिविस्टिक मोशन होगा। उसका जो वेलोसिटी होगा वह लाइट के वेलोसिटी के c के तुलना में नेग्लिजिबल होगा। तब इस दोनों इक्वेशन के यूज से आप पोटेंशियल डिफाइंड है और इसके यूज से आप फील्ड कैलकुलेशन करेंगे। लेकिन अगर मोशन रिलेटिविस्टिक है तो उस समय हमारा ये जो जनरल रिजल्ट है जो इक्वेशन 10 में या इक्वेशन 9 में डिफाइंड है, इस दोनों के यूज से आप पोटेंशियल को आप डिफाइन करेंगे और फील्ड कैलकुलेशन करेंगे। इज इट ओके? तो फर्क है और दोनों तरह का एप्लीकेशन हम लोग लिनार्ड विचर्ड पोटेंशियल का पढ़ेंगे आगे जब मोशन रिलेटिविस्टिक होगा और मोशन नॉन रिलेटिविस्टिक होगा। और जैसा हमने कहा था कि इसका यूजफुलनेस है, एक खास बात है कि यह थियोरी बिल्कुल क्लासिकल थियोरी है और थियोरी स्पेशल थियोरी ऑफ रिलेटिविटी के एडवेंट के पहले यह कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ था। लेकिन ये रिलेटिविस्टिक कॉन्सेप्ट को भी इक्वली एक्सप्लेन करता है। सो इसका एक बहुत ही कहिए कि इम्पोर्टेंट बात है इसके संबंध में। हम उम्मीद करते हैं कि इस 2 लेक्चर के बाद आपने लिनार्ड विचर्ड पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा। एक्चुअली हमारा ये जो चैप्टर है फील्ड इलेक्ट्रोडायनामिक्स ऑफ मूविंग चार्जेज एंड रेडिएशन,
ये कंप्लीटली बेस्ड है इसी लिनार्ड विचर्ड पोटेंशियल पर। इंडिपेंडेंट रूप में आपने जाना, अब आगे जो भी बातें इस टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे वह सारा का सारा लिनार्ड विचर्ड पोटेंशियल का एप्लीकेशन होगा।